और अब बात आपके काम की। जी हां, हम ऐसी खबर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कर चुके हैं। जी हां, हम बात करेंगे ऐसी खबर की क्योंकि हम में से सब लोग आज के समय में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या आप इस सब के इस्तेमाल के दौरान अरेस्ट भी हो सकते हैं, अपने घर में ही कैद भी हो सकते हैं, और वो भी एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे हफ्ते के लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट की। इन दिनों ऑनलाइन ठगों ने ठगी को अंजाम देने के लिए एक नया तरीका शुरू किया है जिसे डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया गया है। एक बार आप डिजिटल अरेस्ट हुए तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। आपके मोबाइल में एक वीडियो कॉल आता है। आप फोन उठा लेते हैं। सामने स्क्रीन पर पुलिस की वर्दी पहने शख्स बैठा होता है। पीछे का पूरा बैकग्राउंड ऐसा होता है जैसे किसी थाने का हो। आप कुछ समझ पाने की कोशिश करते हैं। तब तक आपको देशद्रोही, आतंकी, रेपिस्ट, स्मगलर बताकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके सामने दिख रहा शख्स खुद को पुलिस वाला, सीबीआई या फिर ईडी ऑफिसर बनकर बात करता है। एक बार आप उसके जाल में फंस जाते हैं तो यहीं से शुरू होता है डिजिटल अरेस्ट का खेल। देश भर से लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन लुटेरे डिजिटल अरेस्ट की मदद से अपने शिकार की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं, उनका अकाउंट खाली कर रहे हैं। पुलिस के भेष में बैठा ऑनलाइन ठग बताता है कि आपके खिलाफ कई केस दर्ज हैं और आपकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। डिजिटल अरेस्ट हुआ शख्स डर जाता है। इस दौरान ठग आपसे सारी जानकारी लेने की कोशिश करता है। आपका घर कहाँ है, घर में कौन कौन है, आपकी शादी हो चुकी है, आप कहाँ नौकरी करते हैं, आपके कितने अकाउंट हैं। ठग आपका आधार कार्ड भी कैमरे में दिखाने को कहते हैं। इतना ही नहीं, अरेस्टिंग को सच दिखाने के लिए ठग आपके कमरे की ऑनलाइन छानबीन भी करते हैं। इस दौरान ठग आपके बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद करवा देते हैं। कई बार तो आपको पानी पीने तक नहीं जाने देते। इस दौरान पीछे से आवाज आती रहती है, डिजिटल अरेस्ट हुए शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि आप कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इससे डिजिटल अरेस्ट हुआ शख्स घबरा जाता है। अब तक डिजिटल अरेस्ट हुआ शख्स पूरी तरह ठगों के जाल में फंस चुका होता है। एक बार जब ठगों को इस बात का यकीन हो जाता है तो फिर वे आपसे केस खत्म करने की डिमांड करते हैं। इंडिया न्यूज डिजिटल अरेस्ट के जरिए हो रही ठगी पर बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हम आपको डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो चुके लोगों से मिलाएंगे। हम बताएंगे उनके साथ ये पूरा खेल कैसे खेला गया। हम ये भी बताएंगे आप खुद को डिजिटल अरेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ और देखते रहिए आंख कान खोल के। इंटरनेट के दौर में साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। आपकी एक गलती और आपको लगा भारी चूना। जी हां, आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। आप अपने उन पैसों से हाथ धो सकते हैं जिसे आपने दिन रात मेहनत करके कमाया है। आपका पूरा परिवार आपकी एक गलती के कारण बड़ी परेशानी में पड़ सकता है। आपको बैंक, पुलिस थाने और अदालत के चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ सकता है। सोचिए, आपका अकाउंट खाली हो चुका हो, आपके पास पैसे नहीं हो, आपके अकाउंट से जो पैसे निकल चुके हैं उसके वापस आने की उम्मीद ना हो तो आप पर क्या बीतेगी। ऑनलाइन ठग आपका अकाउंट खाली करने की ताक में ही बैठे हैं। ये हर दिन ठगी का नया तरीका इजाद कर रहे हैं और इसी में से एक है डिजिटल अरेस्ट। अब डिजिटल अरेस्ट क्या है ये हम आपको बताते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक साइबर स्कैम है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फोन करने वाला पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स, आरबीआई, दिल्ली या मुंबई पुलिस या किसी भी राज्य की पुलिस का अधिकारी बनकर पूरे आत्मविश्वास से बात करता है। आपको व्हाट्सएप कॉल या फिर स्काइप कॉल के जरिए कनेक्ट करते हैं और आपको फर्जी अधिकारी एकदम असली लगने लगता है।
पीड़ित को लगता है कि कोई ना कोई सामने असली पुलिस वाला बैठा है और पीड़ित को ठग इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करते हैं, क्योंकि उसे यही लगता है कि सामने बैठा हुआ आदमी पुलिस वाला ही है, क्योंकि वो पुलिस की वर्दी में बैठा होता है। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग डर जाते हैं और उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। आसान भाषा में इसे कहा जाए तो डिजिटल अरेस्ट में फर्जी सरकारी अधिकारी बन वीडियो कॉल के जरिए लोगों को डरा धमकाकर उनसे बड़ी रकम वसूली जाती है। ठग गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपको घर में ही कैद कर लेते हैं। वो आपको कहते हैं कि आप वहीं पर हैं, बैठे रहें जहां पर इस समय मौजूद हैं। वीडियो कॉल पर अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखाते हैं, जिससे आपको यकीन हो कि जो बात कर रहा है वो पुलिस अधिकारी ही है। और आपके जो कैमरा है, मोबाइल का हो या फिर आपके लैपटॉप का कैमरा है, उसको ऑन करने के लिए कहते हैं, और जिसके जरिए ठग ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते रहते हैं। कौन कहां जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, इस सब की जानकारी रखते हैं और आपको वहीं बैठे रहने के लिए कहते हैं। और इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट को सीज करके गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है। इसके बाद जो ठग होते हैं वो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराने के लिए कहते हैं। फिर वो एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड हो जाती है तो उसके बाद वो एक फर्जी डिजिटल फॉर्म भरवाते हैं। फिर एक डमी अकाउंट बता करके उसमें पैसों का ट्रांजैक्शन कराया जाता है, जो कि आपके ही अकाउंट से होते हैं। आप उनके जाल में फंस रहे हैं, आप उनसे डर गए हैं, आप उनको जेन्युइन समझ रहे हैं, और ये डर स्काइप के ऊपर चेहरे पे आसानी से दिखाई देता है। यहीं से शुरुआत होती है आपको लूटने की। इसके बाद वो कहता है कि आपके सारे फंड्स के बारे में जानकारी दीजिए और उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक खाते में जमा करा दिया जाएगा। ऐसा कोई खाता नहीं होता, लेकिन वो किसी इंडिविजुअल के नाम पे आपके सारे बैंक खाते से पैसे निकलवा लेते हैं, एफडी से निकलवाते हैं, और ये बताते हैं कि कुछ देर के बाद, तहकीकात के बाद, ये पैसा वापस आपके खाते में आ जाएगा। डर के मारे आप ये सब करते हैं, और बाद में जब ये पता चलता है कि ये काफ़ी देर हो चुकी होती है, कई कई दिन तक ये ड्रामा चलता रहता है। परिवार के लोग समझते हैं कि ऑनलाइन जॉब है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। आजकल के यंग लड़के लड़कियां ऑनलाइन काम करते भी हैं और उस वक्त डिस्टर्बेंस भी नहीं चाहते हैं। यही चीज़ बुज़ुर्गों के साथ भी हुई है, यही चीज़ यंग आईटी लोगों के साथ भी हुई है, यही चीज़ वकीलों के साथ हुई है, यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी हुई है। जो साइबर ठग आपको डिजिटल अरेस्ट करने के लिए ठगी करने के जो तरीके अपनाते हैं वो 4 से 5 होते हैं। सबसे पहले किसी कुरियर का नाम लेकर कहा जाता है कि इसमें गलत सामान आया है। कुरियर में ड्रग्स है, जिसकी वजह से आपके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है और आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और इसी में बताया जाता है कि आपके बैंक खाते से तरह तरह के ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े हुए हैं। इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं? जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाते हैं, एनडीपीएस यानी कि नार्कोटिक्स का डर दिखाते हैं, और अधिकतर उन लोगों को फंसाया जाता है जो कम पढ़े लिखे होते हैं या कानून के जानकार नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें दूसरे तरह के लोग भी जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो भी इसका शिकार बन सकते हैं। ऐसे लोगों को डराकर उनसे डिजिटल तरीके से फिरौती मांगी जाती है। खास बात यह है कि मान लीजिए जो शख्स डिजिटल अरेस्ट हुआ है, अगर उनके खातों में पैसे नहीं हैं तो उनको लोन दिलवाया जाता है। उनको ये कहा जाता है कि आप तुरंत लोन लीजिए और अपने अकाउंट में लीजिए। कई बार उनके पास लोन लेने के लिए मोबाइल ऐप्स नहीं होती या लोन लेने वाली ऐप्स नहीं होती है, तो उन ऐप्स को भी डाउनलोड करवाया जाता है। जो हम देखते हैं कि जिस तरह से चाइनीज़ लोन देने वाली ऐप्स है, उनके जरिए भी उनको ऐप्स डाउनलोड करवाई जाती है और फिर लोन लिया जाता है और फिर उसे ट्रांसफ़र करवाया जाता है। डिजिटल अरेस्ट का शिकार जो भी व्यक्ति होता है वो कानूनी कार्रवाई और समाज में होने वाली बदनामी के डर से सोचकर परेशान हो जाता है और वो ज़्यादातर कोशिश ये करता है कि पुलिस के पास मामला ना जाए, और इसीलिए इसी बात का ठग ज़्यादातर फ़ायदा उठाते हैं। जो साइबर ठग होते हैं, जो डिजिटल अरेस्ट करते हैं, वो विक्टिम को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर देते हैं। मतलब कि उनके मोबाइल को बंद कर देते हैं, किसी से भी बात करने नहीं देते हैं,
जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उनका मोबाइल का कैमरा या फिर लैपटॉप का कैमरा ऑन करके उनको वहीं पर बैठे रहने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि वो उनको इतनी बुरी तरह से डरा चुके होते हैं। और इसी की तरह से वो लगातार उन पर नज़र रखते हैं और सारी ट्रांजैक्शन करवाते हैं। बुनियादी जो मनुष्य की कमज़ोरियां होती हैं, ये उस मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। जैसा डिजिटल अरेस्ट के मामले में है, ये आपके डर का फ़ायदा उठाते हैं। अथॉरिटीज़ के नाम पे पुलिस, कस्टम्स, क्राइम ब्रांच, ईडी, सीबीआई, इनके नाम से जब डराया जाता है तो ये बहुत स्वाभाविक है कि आम इंसान इन एजेंसीज़ के नाम से डरता है और इनके कहे अनुसार काम करता है। दूसरी बात यह है कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में फंसते हैं, जो लॉटरी लगी है, शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाना है, या कोई गेट रिच क्विक स्कीम है, उसमें ये आपके लालच का फ़ायदा उठाते हैं। मनुष्य में एक लालच बहुत पुरानी ह्यूमन वीकनेस है, ये उसका भी फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह से किसी अपने परिवारजनों की, किसी की दोस्त की मदद करने के लिए जो आपके अंदर करुणा का भाव होता है, कई बार ये उसका फ़ायदा उठाते हैं कि जैसे कि कोई आदमी हॉस्पिटल में है और वो कहेंगे कि अरे भाई मुझे हॉस्पिटल में पैसों की ज़रूरत है और मैं आपका फ़लाना फ़लाना मित्र बोल रहा हूँ, उसकी जैसी आवाज़ भी आ सकती है, उसका जैसा फ़ोटो भी आ सकता है, और व्हाट्सएप पे वो फ़ोन करेगा या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा और आप वो पैसे उसकी मदद करने के नाम पे उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम आपको डिजिटल अरेस्ट की शिकार एक महिला से मिलवाते हैं। इनका नाम है डॉक्टर रुचिका टंडन। ये लखनऊ के पीजीआई अस्पताल की न्यूरोलॉजी विभाग में काम करती हैं। ठगों ने इन्हें डिजिटल अरेस्ट करके इनके साथ करीब 2 करोड़ 81 लाख की ठगी की थी। जी हाँ, 2 करोड़ 81 लाख। इस दौरान इन्हें कई दिन तक डिजिटल अरेस्ट बनाकर रखा गया। इनके पास 1 अगस्त को एक फ़ोन आया था, जिसको करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। उसके बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग सप्लाई का आरोप लगाकर डिजिटल अरेस्ट करने की बात कही। इसके बाद इनसे 2 करोड़ 81 लाख रुपए ठग लिए। मेरे पास एक दिन सुबह कॉल आया था कि ट्राई से बोल रहे हैं, आपका जो फ़ोन नंबर है उसको बंद कर दिया जाएगा अगले आधे घंटे के अंदर, क्योंकि उससे करीब 22 लोगों को हैरेसिंग मैसेजेस गए हैं और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर्ड है मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन में। और ये कह के फिर उन्होंने एक कॉल ट्रांसफ़र किया था सो कॉल्ड आईपीएस ऑफिसर को, और उन्होंने बात की और ये बताया कि इस केस के अलावा एक और केस भी है, जो फ़ोन नंबर के साथ एक आपका एक बैंक अकाउंट है मुंबई में, और उस अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और वो पैसा इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ हुआ है। तो ये कह के उन्होंने फिर कि किसके नाम पे हुआ है? जी, उन्होंने जो नरेश गोयल नाम ले रहे थे वो, कि उनके अकाउंट में पैसा गया है और जो पैसा है वो विमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ हुआ है। तो उसके लिए कहा कि सीबीआई इज़ इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सीक्रेसी। तो इस वजह से आपको जब मैंने ये बताया कि मेरे को खुद हैरेसिंग मैसेजेस, मेरे को खुद मतलब मैसेजेस आ रहे थे और कॉल्स आ रही थी, तो तब उन्होंने ये कहा कि हम एक आपके थ्रू भी एक कंप्लेंट लिख सकते हैं, एक रिट फाइल करेंगे कोर्ट में। अब डिजिटल अरेस्ट करने में आपको एक खास पैटर्न का बता रहे हैं। जी हाँ, इसको ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि जो डिजिटल अरेस्ट करने की बात करते हैं और जो ठग हैं, वो अक्सर नरेश गोयल का नाम लेते हैं। जी हाँ, नरेश गोयल जो जेट एयरवेज के मालिक थे और जिनको ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। जी हाँ, उनके नाम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग कर रहे हैं, और डॉक्टर रुचिका के साथ भी इन्हीं के नाम का इस्तेमाल किया गया था। अब हम आपको बताते हैं नरेश गोयल के बारे में। नरेश गोयल का उद्योग जगत में बड़ा नाम था। उन्होंने 1993 में जेट एयरवेज की स्थापना की थी।
2005 में जेट एयरवेज के आईपीओ के बाद फोर्ब्स मैगजीन ने नरेश गोयल को 1.9 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ भारत का 16वां सबसे अमीर आदमी बताया था। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने नरेश गोयल को 1 सितंबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने आरोप लगाया कि गोयल ने केनरा बैंक के जरिए जेट एयरवेज को दिए 538 करोड़ के जो लोन लिए थे उसमें हेराफेरी की है। और यही वजह है कि ज़्यादातर ठग जो डिजिटल अरेस्ट के लिए लोगों को डरा करके डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं वो नरेश गोयल का नाम लेते हैं। और यही वजह है कि ठग जो शिकार होते हैं वो भी नरेश गोयल का नाम सुनकर डर जाते हैं। पुलिस डॉक्टर रुचिका टंडन केस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पैसों की भी रिकवरी हुई है, लेकिन अभी तक पूरे पैसे नहीं मिले हैं। गृह मंत्रालय के साइबर विंग I4C के सूत्रों की माने तो पिछले 10 महीने में ही डिजिटल अरेस्ट से साइबर अपराधियों ने 2140 करोड़ रुपए लोगों से ठग लिए। डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाने वाले स्कैमर्स हर महीने करीब 214 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड कर रहे हैं। MHA के साइबर विंग I4C के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट के सबसे ज्यादा मामले कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड जैसे साउथ ईस्ट एशिया के देशों से सामने आ रहे हैं। साइबर स्लेवरी भी यहीं से की जाती है। कंबोडिया में मौजूद चीनी कसिनो में बने कॉल सेंटर धड़ल्ले से चल रहे हैं। लोगों को डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड का शिकार बना रहे हैं। हालांकि डिजिटल अरेस्ट के सेंटर्स भारत में भी बने हुए हैं। लगभग 20 से 40% ये मामले भारत में भी देखने को मिल रहे हैं। MHA के साइबर विंग को इस साल अक्टूबर तक डिजिटल अरेस्ट के कुल मामलों की संख्या का पता चल गया। जानकारी के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट के अब तक कुल 92,334 मामले सामने आए हैं। अब सवाल ये है कि डिजिटल अरेस्ट से आप कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। इसमें सबसे जरूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं है और किसी भी तरह की कानून की किताब में इसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरा, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया यानी कि CERTN ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट से बचाने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। CERT ने बताया है कि डिजिटल अरेस्ट से आप कैसे बच सकते हैं, तो इसलिए आप वहां पर जाएं और इसको जरूर पढ़ें। इसी में बताया गया कि किस तरह से आपको ध्यान से रहना है। इसके अलावा कोई भी सरकारी जांच एजेंसी व्हाट्सएप या स्काइप या दूसरे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करती, जबकि जो ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं, जो साइबर ठग हैं, वो इन्हीं प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही अगर आपके पास ऐसा कोई लिंक आता है या आपको शक होता है कि इस आदमी में जो बात कर रहे हैं, आप इस आदमी से जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं शक पैदा कर रही है, तो तुरंत आप फ़ोन काट दें। जो साइबर ठग हैं, जो डिजिटल अरेस्ट करने के लिए लोगों को ठगते हैं और उनको डिजिटल अरेस्ट करते हैं, वो फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, इनके ज़रिए आपको मैसेज भेजते हैं और आपको बताते हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग या नारकोटिक्स या जैसे दूसरे जो अपराध हैं, जो सीरियस अपराध हैं, उनकी जांच के दायरे में हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आप इस तरह की कॉल्स पर और ईमेल्स पर ध्यान ना दें। इसके अलावा जब इस तरह का कोई फ़ोन आए तो बातचीत के दौरान गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई की किसी तरह की कोई धमकी देते हैं तो आप उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि उनकी बातचीत और फर्जी तरीकों से घबराहट होती है। लेकिन आपको घबराना नहीं, क्योंकि वो आपको बार बार डराने की कोशिश करेंगे। आपसे आपकी बैंक डिटेल्स और UPI ID वो भी मांगने की कोशिश करेंगे और आपको बार बार ये जताने की कोशिश करेंगे कि वो पुलिस से बोल रहे हैं और आप गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन आपको इस बात से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर कोई नॉर्मल कॉल हो
या कोई वीडियो कॉल हो तो ठग अगर आपको सवाल पूछते हैं तो आप उनसे बात करके आप अपने तर्कों से उनको जवाब देने की जल्दबाजी कभी ना करें। शांत रहें। कोई भी बात का जवाब, किसी भी बात का जवाब जल्दबाजी में बिल्कुल ना दें। जब भी कोई ऐसा फ़ोन आता है तो आप शांत रहें, उसकी बात को ध्यान से सुनें और आपको लगता है कि अनजान नंबर से आया हुआ जो आदमी है, जो वीडियो कॉल कर रहा है या फ़ोन कॉल कर रहा है और आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आप वहाँ से हट जाएं, फ़ोन कॉल को काट दें। इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको पुलिस को जानकारी देनी हो तो आप जो इस तरह की कॉल्स आती हैं तो आप उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ताकि अगर कुछ गलती से ऐसी कोई किसी ठगी का शिकार हो जाए तो आपके पास सबूत रहे और आप पुलिस के पास जानकारी दे सकें। इसके अलावा हम आपको ये बताते हैं कि ये जो मोबाइल में जो संदेश आते हैं, इसके अलावा ईमेल के जरिए भी इस तरह की स्पैम कॉल्स आती हैं। ये फिशिंग का एक तरीका होता है जिसमें आपकी ईमेल पे जो लिंक आता है या मेल आती है, उससे आपके लैपटॉप को या आपकी जो पर्सनल जानकारी होती है उसको चोरी कर लिया जाता है, क्योंकि जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके लैपटॉप के अंदर जो भी जानकारी है वो उन तक पहुंच जाती है या फिर आपके लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो शेयर हो जाती है। अगर गलती से कभी भी इस तरह की फ़ोन कॉल्स आपके पास आती है और आप उसका शिकार हो जाते हैं तो इस बात की तुरंत जानकारी साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या फिर वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जरूर दें। देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि आपके पास जो फ़ोन नंबर आ रहा है, जो डिस्प्ले आ रहा है, सबसे पहले आप उसको देखिए, कहीं वो +92 +62 या किसी देश के बाहर के नंबर का तो नहीं है। अगर ऐसा फ़ोन आता आप उसको उठाइए ही मत। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये देश के अंदर का नंबर भी हो सकता है, जेन्युइन नंबर इंडिया का नंबर भी इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही आपने फ़ोन उठाया और ऑटोमेटिक कॉल बज रही है जिसमें वो कह रहा है, अगर आपने कोई पार्सल कहीं नहीं भेजा, ना आपका कोई पार्सल आने वाला है, आप तुरंत उस कॉल को काट दीजिए। अगर आपने फ़ोन उठा भी लिया है और ये मैसेज बजता है और आप अगर फ़ोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरा पार्सल आने वाला था और उसके सिलसिले में आपने ये फ़ोन उठा लिया है, तो आप पहचानने की कोशिश करिए कि वो कह क्या रहा है, क्या चाहता है आपसे। जैसे ही वो कहता है कि आपके नाम के पार्सल में ड्रग्स हैं और पासपोर्ट हैं, ये टिपिकल है। ये जैसा ही ये समझता है, आप समझ जाइए कि ये आपको फंसाने की तैयारी की जा रही है। आप तुरंत उस कॉल को काट दीजिए। डिजिटल अरेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस और दूसरे राज्यों की पुलिस भी एडवाइजरी जारी करती रहती है और समय समय पर बताती रहती है कि डिजिटल अरेस्ट की पहचान करने के लिए क्या सतर्कता बरतनी जरूरी है। अगर आपके पास भी किसी अनजान नंबर से कोई फ़ोन या व्हाट्सएप कॉल आती है तो रिसीव करते समय इस एडवाइजरी का ध्यान आप हमेशा रखें, ताकि आप खुद को डिजिटल अरेस्ट या साइबर ठगी होने से बचा सकें। जो एडवाइजरी है वो ये कहती है कि पुलिस अधिकारी कभी भी अपनी पहचान बताने के लिए आपको वीडियो कॉल नहीं करेंगे। पुलिस अधिकारी कभी भी आपको कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन या कोई भी ऐसी फर्जी ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहेंगे। इसके अलावा ना ही आपका पहचान पत्र मांगेंगे, एफआईआर की कॉपी और गिरफ्तारी वारंट ऑनलाइन साझा नहीं किया जाएगा, ना ही कभी किया जाता है। पुलिस अधिकारी कभी भी वॉइस या वीडियो रिकॉर्ड कॉल पर बयान दर्ज नहीं करते। वरिष्ठ अधिकारी या पुलिस अधिकारी कॉल पर पैसे या पर्सनल जानकारी देने के लिए डराते धमकाते नहीं हैं। पुलिस इस तरह की पुलिस कॉल के दौरान अन्य लोगों से बात करने से भी नहीं रोकती है। कानून में भी डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। क्राइम करते हैं अगर आप अगर मान लीजिए क्रिमिनल हैं और कोई क्राइम कर लिया है तो आपकी गिरफ्तारी असली होगी, फिजिकल अरेस्ट होगी, पुलिस आएगी, आपको गिरफ्तार करके लेके चली जाएगी। लेकिन डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन बावजूद इसके सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप सब सावधानियों के बावजूद
डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं, ठग आपसे आपकी गाढ़ी कमाई लूट लेते हैं, तो आपको क्या करना है? व्हाट्सएप पर आने वाले फर्जी कॉल्स और मैसेज को रोकने के लिए टेलीकॉम विभाग ने चक्षु नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पर स्पैम कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप पर आने वाली फर्जी कॉल्स और मैसेज की शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले संचार साथी पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट sanchar-sathi.gov.in पर जाएं। फिर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पर क्लिक करें। इसके बाद रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन पर क्लिक करें। उसके बाद कंटिन्यूअस फॉर रिपोर्टिंग के ऑप्शन पर जाएं। यहां एक फॉर्म का पेज खुलेगा। इसमें फर्जी कॉल या मैसेज की जानकारी भरें। फॉर्म में एक फ्रॉड लिस्ट नजर आएगी। यहां अपनी शिकायत पर क्लिक करें। इसमें फेक कॉल या मैसेज का स्क्रीनशॉट भी अपलोड करें। लास्ट में अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखें। कैप्चा कोड और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। डिजिटल अरेस्ट को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने कार्यक्रम मन की बात में डिजिटल अरेस्ट के खतरों से सावधान रहने की अपील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार हर उम्र के लोग हो रहे हैं और डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं। ऐसे में कभी भी आपको इस तरह की कॉल्स आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के जरिए इस तरह की पूछताछ कभी नहीं करती और ना ही करेगी। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए 3 स्टेप्स के बारे में बताया। पीएम ने कहा, रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। ये मंत्र उन्होंने समझाया। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण हैं: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है।